नमस्कार दोस्त, प्लीज हमारा नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संध्या का वक्त था। रोज की तरह हम कुछ दोस्त क्लब के उस छोटे से कमरे में जमा हुए थे। बाहर की हल्की ठंडक अंदर तक सिहरन पैदा कर रही थी और दीवारों पर टिमटिमाती लाइट्स कमरे को एक रहस्यमयी माहौल दे रही थीं। गौरमोहन ने अपनी सिगरेट का आखिरी टुकड़ा होठों से लगाया, एक गहरी कश खींची और फिर उसे बड़े जतन से ऐशा ट्रे पर टिका दिया। धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ते हुए उसने कहा, भूतों की कहानियां तो तुम सबने ढेरों सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी भूत के मुंह से भूत की कहानी सुनी है? अर्जुन एक कोने में बैठा था, हाथ में एक चमकदार विदेशी मैगजीन लिए पन्ने पलट रहा था। उसने तंज कसते हुए कहा, गौरमोहन को तो कुछ ना कुछ असंभव बात कहनी ही है। गौरमोहन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, शायद ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन सचमुच ऐसा हुआ है। चलो सुनो फिर। अर्जुन ने जल्दी से टोका, नहीं नहीं, आज तो हमारी साहित्य सभा का दिन है। अभय, तुम्हारा वो साहित्य में वस्तुतंत्र वाला लेख। राघव ने बीच में काटा, वो कल हो जाएगा। वस्तुतंत्र से बड़ी चीज आज सामने आ खड़ी हुई है। गौरमोहन, शुरू करो अपनी कहानी। अर्जुन ने बेचैनी से कहा, तो आज पूरी शाम गौरमोहन के झूठे किस्सों में ही कटेगी। गौरमोहन ने शांत लहजे में जवाब दिया, पहले सुन तो लो, फिर सच झूठ का फैसला करना। तो शुरू करता हूं। पिछले साल। अर्जुन की नाक से एक जोरदार सांस निकली, जैसे उसका धैर्य जवाब दे रहा हो। गौरमोहन ने आगे कहा, पिछले साल मेरा मन हुआ कि प्लान चेट करके भूत को बुलाया जाए। शायद तुम्हें याद हो, जिन्हें थोड़ा बहुत पता होता है उनके लिए भूत बुलाना कोई बड़ी बात नहीं, बस चाहिए एक तिपाई टेबल। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, और एक गप्पाबाज। गौरमोहन ने उसकी ओर ध्यान न देते हुए कहा, एक दिन मैंने एक छोटी सी तिपाई टेबल जुगाड़ की और संध्या के बाद अपने घर की तीसरी मंजिल के उस सुनसान कमरे में बैठ गया। मैं, मेरी बीवी और छोटू। अर्जुन ने फिर टोका, इस उम्र से ही छोटे भाई का दिमाग खराब कर रहे हो। बीवी की बात छोड़ो, जिस दिन उसकी तुमसे शादी हुई उसका जो होना था हो गया। छोटू को इसलिए लिया क्योंकि 3 से कम लोग हों तो चक्र पूरा नहीं होता, और वो बच्चा है तो मीडियम बनने के लिए एकदम सही। खैर, हम टेबल के चारों ओर मज़े में बैठ गए, लेकिन फिर सोच में पड़ गए कि बुलाएं किसे। भूत तो एक दो थोड़े ही हैं। दुनिया शुरू होने से लेकर आज तक जितने लोग मरे, सबकी आत्माओं का हक बराबर। अब किसे छोड़ें, किसे बुलाएं? कुछ पल चुप रहने के बाद गौरमोहन बोला, हमारे सुमित को तो जानते हो ना, जूनियर वकील। उसके जीजा संजय पिछले साल हवा बदलने आए थे और निमोनिया से मर गए। अर्जुन, तुम तो उसे जलाने गए थे ना? अचानक मुझे संजय की याद आ गई। फिर हम तीनों ने लाइट धीमी कर दी, टेबल पर उंगलियां जोड़कर संजय को याद करना शुरू किया। ज्यादा देर नहीं लगी, 5 मिनट तक आंखें बंद रखने के बाद जब देखा तो छोटू जैसे सुन्न पड़ गया था। उसके मुंह से लार टपक रही थी, आंखें अजीब सी लाल, और कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने कहा, क्या रे? और उसे हल्का धक्का दिया। वो ढेर होकर गिर पड़ा। बीवी ने डरते हुए बाबा गो कहकर मुझे जोर से पकड़ लिया। मुझे समझ आ गया कि भूत आ चुका है। छोटू से ढेर सारे सवाल पूछे, लेकिन वो बस बेसुध होकर कुछ बुदबुदाता रहा। कुछ समझ नहीं आया, बड़ी मुश्किल हुई। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। कागज पेंसिल लाकर छोटू के हाथ में थमा दिया। पेंसिल पकड़ते ही छोटू सीधा उठ बैठा और लिखने लगा। कमाल की बात थी, उसकी आंखें बंद, मुंह से लार टपक रही थी और वो कागज पर जोर जोर से लिखे जा रहा था। गौरमोहन ने जेब से कागजों का एक ढेर निकाला और बोला, इसकी हैंडराइटिंग देखोगे तो दंग रह जाओगे।
एकदम पक्की लिखावट। कौन कहेगा कि छोटू ने लिखा? अर्जुन ने कागज को गौर से देखते हुए कहा। छोटू ने लिखा ये कोई नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हारी लिखावट कहकर कई लोग शक कर सकते हैं। गौर मोहन ने कहा। ये कागज मिलने के बाद मैं सुमित के घर गया, संजय की एक पुरानी चिट्ठी से मिलान किया। लिखावट बिल्कुल उनकी जैसी थी। यकीन न हो तो खुद जाकर देख लो। अर्जुन ने कहा। बेशक देखूंगा। वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि क्या कहना चाहते हो। ये कागजों का ढेर संजय की आत्मा का बयान है? गौर मोहन ने जवाब दिया। ये उनकी मौत की कहानी है। पूरी तरह सच है या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन शुरुआती हिस्सा सच था। ये सुमित ने भी माना था। गौर मोहन ने कहा। अब असली कहानी सुनो। जो लोग मुंगेर शहर से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि वहां पिपरपांती नाम की एक मशहूर गली है। इसके पश्चिमी छोर पर गंगा किनारे एक पुराना मुस्लिम कब्रिस्तान है। शायद यहाँ की हर कब्र 100 साल से ज्यादा पुरानी हो। जगह बिल्कुल वीरान है। कांटेदार झाड़ियों और जंगल के बीच हड्डियां झांकती हैं और ये कब्रें किसी तरह अपनी मौजूदगी जाहिर करती हैं। इस कब्रिस्तान के एक कोने में काले पत्थर की एक कब्र है। शहर में इसके बारे में ढेर सारी भूतहा कहानियां मशहूर थीं। इन अजीब और गरीब किस्सों को सुनकर मेरा कौतूहल जाग उठा था। मेरे बड़े साले रमेश ने बताया कि ये कब्र जिंदा हिया है। करीब 50 साल पहले एक अंग्रेज ने इस कब्र पर गोली चलाई थी। गोली लगते ही पत्थर फट गया और उसमें से खून की धार बह निकली थी। वो खून का दाग आज भी नहीं मिटा, कब्र पर सूख कर जमा पड़ा है। और जिस नास्तिक अंग्रेज ने गोली चलाई थी वो भी जिंदा नहीं बचा। उसी रात उसकी भयानक मौत हो गई। एक ठंडी संध्या को मैं अपने साले रमेश को साथ लेकर उस कब्र को देखने निकला। रमेश मेरी ही उम्र का था और भूतों पर उसका अटूट यकीन था। मैं कुछ दिनों से मुंगेर में अपने साले के घर हवा बदलने आया हुआ था। मेरी बीवी राधा भी साथ थी। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर देखा कि जगह कांटेदार झाड़ियों से घिरी हुई थी, जैसे कोई अभेद्य दीवार हो। बड़े जतन से कपड़े बचाते हुए और पैर संभालकर हम उस भूतहा कब्र के सामने पहुंचे। काला पत्थर का ढांचा था, लेकिन पहली नजर में कुछ भी डरावना नहीं लगा। अचानक जब हम बिल्कुल कब्र के पास पहुंचे, उस काले पत्थर पर पड़ा एक और काला सा जानवर हमारे कदमों की आहट से जाग उठा। उसने अपनी आंखें हमारी ओर उठाईं और फिर धीरे धीरे कब्र के पीछे गायब हो गया। वो एक कुत्ता था, रंग कोयले सा काला, शरीर जितना लंबा था उतना ऊंचा नहीं, पैर टेढ़े मेढ़े और बेहद छोटे, लेकिन उसकी आंखें सबसे खौफनाक थीं, पीली हल्की लालिमा लिए, बिना पुतलियों की। पलक झपकते ही ऐसा लगता था जैसे अंधेरी रात में जुगनू टिमटिमा रहे हों। रमेश ने बोला, लोग कहते हैं इसी कुत्ते ने उस अंग्रेज का गला काट डाला था। 50 साल पहले? लेकिन ये कुत्ता तो इतना पुराना नहीं लगता। हम कब्र के और करीब गए। देखा, जहां कुत्ता लेटा था वहां पत्थर का एक हिस्सा उखड़ा हुआ था और उसके चारों ओर लाल रंग का कुछ सूखा पड़ा था। पहली नजर में खून जैसा लगा,
जैसे वो कुत्ता उस खून से सने घाव को अपनी छाती से ढक कर रखता हो। रमेश ने पूछा, कैसा लग रहा है? अजीब तो है। मुझे लगता है किसी गर्म धातु से इस पत्थर पर चोट की गई होगी, इसलिए ऐसा हुआ। मेरी बात सुनकर रमेश ने आध्यात्मिक अंदाज में हल्की हंसी छोड़ी, हो सकता है। लेकिन उसकी आवाज से साफ था कि वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। जब कोई तर्क में हल्की हंसी के साथ ये जताता है कि सामने वाले से बहस करना ही बेकार है, तो गुस्सा आना लाजमी है। मुझे भी हल्का गुस्सा आया, लेकिन जिसे तर्क से नहीं मनवाया जा सके उसे सबूत से समझाना ही पड़ता है। मैंने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। इस पत्थर को तोड़कर देखते हैं, क्या सचमुच खून की धार निकलती है? प्रत्यक्ष से बड़ा सबूत क्या होगा? पास ही एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। मैंने उसे उठाया और कब्र पर मारने को तैयार हुआ। तभी वो कुत्ता न जाने कहां से दौड़ता हुआ आया, एक भयानक चीख मारी और अपने सारे दांत निकालकर मुझ पर गुर्राने लगा। रमेश ने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो यहां से, क्या पागलपन कर रहे हो? कुत्ते के अचानक आने से रमेश जितना घबरा गया, मैं उतना नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक हिंसक कुत्ते को छेड़ना समझदारी नहीं थी। सो प्रयोग अधूरा छोड़कर हम घर लौट आए। घर पहुंचते ही तगड़ा तर्क शुरू हो गया। कुत्ते की उम्र को लेकर साइंस की दलीलें रमेश के अंधविश्वास की दीवार से टकराकर लौट रही थीं। घर पहुंचते ही मेरी साली नेहा और बीवी राधा भी बहस में कूद पड़ी। दोनों पढ़ी लिखी, आधुनिक ख्यालों वाली थीं। पश्चिमी तर्जक की रोशनी उनकी आंखों में झलकती थी। दोनों मेरे पक्ष में आ खड़ी हुईं। रमेश का अंधविश्वास इन तीखे तर्कों के सामने छलनी हो गया। जो हार जाता है उसकी जिद बढ़ जाती है, तर्क की परवाह नहीं रहती। रमेश ने गुस्से में कहा, मानना नहीं चाहते तो मत मानो, लेकिन आधी रात को अकेले उस जगह जाने की हिम्मत कौन करेगा? नेहा ने उत्साह से कहा, अच्छा, अगर कोई ऐसा मिल जाए जो वहाँ जा सके तो क्या मान लोगे कि भूत सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, कहीं और उसका वजूद नहीं? आधी रात को अकेले वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं, और अगर कोई गया भी तो उसका लौटना मुश्किल है। हर किसी की हिम्मत और संभावनाएं एक जैसी नहीं होती। मैं तैयार हूं। रमेश हैरानी से कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम तैयार हो? रात 12 बजे अकेले? उसके मुंह से और शब्द नहीं निकले। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, शायद देसी इलाकों में ज्यादा दिन नहीं रहा, इसीलिए ये हिम्मत बची है। तो आज ही ठीक है। आज शायद अमावस्या है। शास्त्रों के हिसाब से आज सारे भूत प्रेत धरती पर लौटकर नाचते हैं। ये मौका छोड़ना ठीक नहीं। रमेश ने डरते हुए कहा, जिद मत करो संजय, वो बहुत खतरनाक जगह है, तुम्हें इसका अनुभव नहीं। डरिए मत संजय जी, आपके लिए एक शानदार इनाम रखा है। आप जीत कर लौटे तो इस घर की कोई महिला अपने होंठों की लाली से आपके माथे पर टीका लगाएगी। भूत विजेता योद्धा का यही होगा राज टीका। लालच बढ़ता जा रहा है। वो महिला कौन होगी? नेहा ने हंसते हुए राधा की ओर इशारा करते हुए कहा, उनकी कोई सानी नहीं। मैंने एक सांस छोड़कर कहा, वैसे ये इनाम मेरे लिए बहुत दुर्लभ तो नहीं? राधा ने धीरे से कहा, अरे क्या बोल रहे हो, दादा हैं यहां। फिर भी ज्यादा की चाहत मुझे नहीं छोड़ती। तो डील पक्की, आज रात ही जाऊंगा। लेकिन ये कैसे यकीन करोगे
कि मैं सचमुच कब्र तक गया, कहीं आसपास घूमकर नहीं लौटा? नेहा ने दूरदर्शिता से कहा। आपकी बात पर हमें भरोसा है, लेकिन जिसे मनाना है वो शायद न माने। तो आपको एक काम करना होगा, चौक से कब्र पर अपना नाम लिखकर आना होगा। ठीक है, तुम्हारे दादा के प्रेत ज्ञान को चूर चूर करके आता हूं, क्या कहती हो? राधा के चेहरे पर हल्की हिचक के साथ एक मुस्कान थी। जवाब में कुछ नहीं कहा। रमेश ने कहा, मजाक छोड़ो, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी। कई बार आगे बढ़ना आसान होता है, पीछे हटना नहीं। रात 11:30 बजे मैंने गर्म कपड़े पहने, एक सख्त सिगार जलाया और निकल पड़ा। तब जाकर राधा का मुंह खुला। पश्चिमी तर्क छोड़कर उसने कहा, रहने दो, जाने की जरूरत नहीं। मैं हंस पड़ा। पागल, भाई बहन की धात एक जैसी है। पता होता कि तुम इतने जिद्दी हो तो कौन बहस करता। बाहर का अंधेरा ऐसा था जैसे कभी देखा ही ना हो, मानो कोई भारी चीज चारों ओर दबाकर बैठी हो। चलते चलते हर कदम पर लगता था कि अगले पल अंधेरे की दीवार से टकरा जाऊंगा। सिगार से लंबी कश लेकर मैंने खुद को हौसला दिया। मेरे सारे सेंस अचानक इतने सतर्क हो गए कि अपनी ही पदचाप सुनकर चौंक उठा। लगा कोई चुपके से मेरे पीछे आ रहा हो। फिर भी मैं बेवजह डरने वाला नहीं था। मन ही मन समझ गया कि रात का ये अंधेरा, सन्नाटा और वीरानी मिलकर मेरे हौसले को एक जाल में फंसाने की साजिश कर रहे थे। एक अलौकिक माया मेरे होश को ढक रही थी। जैसे मकड़ी अपने शिकार को पहले बारीक धागों में लपेटती है, फिर धीरे धीरे चूस लेती है, वैसे ही ये अदृश्य ताकत मुझे निगलने की कोशिश कर रही थी। पिपरपांती रास्ते के पूर्वी छोर पर पहुंच गया। इसका दूसरा सिरा कब्रिस्तान की ओर जाता था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टहनियां ऊपर आपस में गूंथी हुई थीं। अंधेरा और गाढ़ा हो गया। अचानक गर्दन के पास ठंडी सांस जैसा कुछ लगा। शरीर के सारे रोएं खड़े हो गए। अगले ही पल एक हल्की चीज मेरी पीठ पर से खड़खड़ाती हुई नीचे गिरी। समझ गया, डरने की बात नहीं। ऊपर की घनी टहनियों से एक सूखा पत्ता झर गया था। राहत की सांस लेकर आगे बढ़ा। सिगार लगभग खत्म हो चुका था। आम दिनों में तो फेंक देता, लेकिन आज उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी जलती हुई नोक में जैसे थोड़ा सा जीवन बचा था। इस अकेले अंधेरे में जब मेरा पूरा वजूद किसी साथी के लिए तरस रहा था, वो छोटी सी चिंगारी ही मेरे लिए जिंदा दोस्त थी। उसे फेंकने का मतलब था हौसला भी फेंक देना। लेकिन जब उंगलियां जलने लगीं, तो मजबूरी में उसे फेंकना पड़ा। एक आखिरी कश लेकर उसे आगे की ओर उछाल दिया। फेंकते ही लगा, जिन दो उंगलियों से सिगार पकड़ा था, उनके बीच से ठंडी हवा शरीर में घुस गई। मेरी नजर उस फेंके हुए सिगार पर थी। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसकी चिंगारी छिटक गई। फिर कुछ हैरान करने वाला हुआ। वो छिटकी हुई चिंगारी हवा में दो आकृतियों में बदल गई और एक साथ आगे बढ़ने लगी। जमीन से करीब 1 हाथ ऊपर 4 उंगलियों के फासले पर 2 छोटे अग्निगोले लाल जुगनुओं की तरह चलने लगे, बीच बीच में टिमटिमाते हुए। मेरा दिमाग
शायद गर्म हो गया था। न जाने क्यों मुझे यकीन हो गया कि ये टिमटिमाते गोले 2 आंखें थीं जो मुझे घूर रही थीं, और इन आंखों के पीछे एक छोटे काले कुत्ते का शरीर अंधेरे में घुला हुआ था। ये ख्याल साफ महसूस हुआ। चलते चलते कब रुक गया पता नहीं। वो आंखें भी कुछ दूर आगे रुक गईं, फिर न जाने कितनी देर तक मेरे चेहरे को घूरती रहीं। लगा सदियां बीत गईं। जब उनकी पलकें झपकीं, फिर वो आगे बढ़ीं। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। शरीर पर मेरा कोई बस नहीं था। जैसे सपने में डरावनी चीज से भागने की ताकत खत्म हो जाती है, वैसे ही मैं बेबस होकर उन आंखों का पीछा करने लगा। अपनी मर्जी मर चुकी थी। बस एक अनजाना डर मेरे पूरे वजूद पर छा गया था। कितनी देर तक वो अग्नि आंखें मुझे खींचती रहीं, इसका अंदाजा नहीं। एक बार लगा मैं पक्की सड़क पर नहीं चल रहा। एक बार लगा किसी पेड़ की मोटी जड़ से टकराया। लेकिन ये सब मेरे होश से परे था। अचानक एक जोरदार धक्का लगा। ये साफ याद है। फिर मैं लुढ़कने लगा। कहां गिर रहा था कुछ पता नहीं। अंधेरे में देखना नामुमकिन था, लेकिन ये यकीन हो गया कि ये गिरना कभी खत्म नहीं होगा और इसका मकसद एक अनंत गहराई में छिपा है। कितना भयानक था वो पतन। लुढ़कते हुए एक सीढ़ी से दूसरी पर गिरता गया और हर कदम पर हड्डियां टूटती सी लगीं। जब आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, तब होश लगभग जा चुका था। लेकिन एक अनंत दर्द का रास्ता पार कर आया था। ये पूरे शरीर से महसूस हो रहा था। काफी देर बाद आंखें खुलीं। वो लाल आंखें मेरे चेहरे के बेहद करीब झुकी हुई थीं, जैसे कुछ टटोल रही हों। खून पहले ही पानी बन चुका था, अब बर्फ हो गया। एक असहनीय ठंड की सिहरन ने पूरे शरीर को झकझोर दिया। फिर कुछ याद नहीं। सूरज उगने से पहले होश आया। रात का कुछ ठीक नहीं गुजरा था। ये सोचकर आंखें खोली। घास पर पड़ा था। जल्दी से उठने की कोशिश की। उफ! शरीर में तेज दर्द। फिर लेट गया। धीरे धीरे सब याद आया। बिना गर्दन हिलाए जितना देख सका, समझ गया कि पिपरपांती रास्ते के किनारे किले की सूखी खाई में बबूल की झाड़ियों के बीच पड़ा हूं। सूरज निकला। यहां दिन भर पड़े रहने से भी कोई नहीं मिलेगा, ये तय था। शरीर में हिलने की ताकत नहीं थी। एक जोरदार झटके से उठ खड़ा हुआ। आंखों से लेकर हर रोए तक दर्द से चीख उठा। लेकिन घर पहुंचना जरूरी था। मरते हुए शरीर को किसी तरह घसीटते हुए घर पहुंचा। कैसे बता नहीं सकता। घर पहुंचते ही सब चारों ओर से दौड़ कर आए। उनकी घबराहट भरे सवाल मेरे बचे खुचे होश को फिर गायब करने वाले थे। रमेश ने सबको हटाकर मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और बेचैनी से पूछा, सारी रात कहाँ थे? हम सब तुम्हारे लिए। मैंने जवाब देना चाहा, लेकिन क्या डरावना हाल। गला पूरी तरह बंद हो चुका था। लाख कोशिश के बाद भी एक शब्द नहीं निकला। रमेश ने मुझे दूध और ब्रांडी पिलाकर डॉक्टर बुलाने गया।
डॉक्टर के आने तक मैं बिस्तर पर था। ज्वर से बुरी तरह कांप रहा था। राधा और रमेश उदास चेहरों के साथ सिरहाने बैठे थे। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं, निमोनिया। फिर मैं बेहोश हो गया। जब नींद खुली तो शरीर हल्का फुल्का लग रहा था, कोई थकान नहीं। किसी ने पीछे से पूछा, कैसा लग रहा है? मुड़कर देखा तो मयंक, मेरा बचपन का स्कूल दोस्त। उसे इतने दिनों बाद देखकर खुशी हुई। मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है कौन भाई, सीने पर जो बोझ था वो गायब हो गया। मयंक ने हल्के से हंसकर कहा, शुरू में ऐसा ही लगता है जब मुझे हैजा हुआ था। अचानक याद आया, अरे मयंक तो 10 साल पहले हैजे से मर गया था। मैंने खुद उसे जलाया था, फिर वो यहां कैसे? हैरानी से पूछा, मयंक, तुम तो जिंदा नहीं हो, तुम तो सालों पहले मर गए। मयंक ने मेरे दोनों हाथ पकड़े, मेरे चेहरे को देखते हुए धीरे से कहा, अब तुम भी जिंदा नहीं हो दोस्त। जंगल का सन्नाटा, रूहों का है मेला, अंधेरा बोलता है, दिल अब है अकेला। परछाइयां छुपाती मौत का वो राग, हर सांस में बसी है खौफ की आग। पत्तों में छुपी है बीती रूह की बात, इस जंगल में हर पल मौत के साथ। कैसा लगा आज का एपिसोड? मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। शाखों से टपकता खामोशी का जहर, दिल के कोने में बस एक छुपा है घर। रात के सन्नाटे में आवाज है वीरानी, मौत के सुरों में खून की है रवानी। हर कदम पे छाया एक खौफ का साया, जंगल का ये राज रूह को है खाया। मौत का ये जंगल रूह का बसेरा, हर पल में छुपा है दिल का गहरा घेरा। सन्नाटा ही बोलता खौफ का बुना, इस जंगल में हर सांस मौत के साथ। पत्तों से सुनाई रूहों की वो बात, ये जंगल है वीराना, मौत का है घाट। चांदनी भी डरती इस जंगल के राज से, रूहों के सुर्खों में दिल के आग से। मौत का ये खेल ना कोई है साथी, जंगल में बसी है बस खामोशी बाकी। हर पत्ता कहता एक रूह का सफर, इस जंगल में मौत है हर पल का असर।